यस सर। तो फॉर्म वॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया सभी ने नीट का? तो आई थिंक मैम ने डाला है ना, एक बार अच्छे से फॉर्म कैसे भरना है वो लिंक से एक दिया है, उन्होंने वीडियो लिंक दिया है यूट्यूब का। उसमें प्रॉपर वे में सारा इंफॉर्मेशन को पहले अच्छे से पढ़ लो, प्रॉपर नोट डाउन कर लो कि जो फोटोग्राफ डालने हैं वो कैसे डालने हैं, सिग्नेचर कैसे करना है, थंब इम्प्रेशन कैसा करना है। तो बाद में दिक्कत हो जाती है, आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है ना, ओटीपी कैसे आएगा। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जितने भी उसको पहले कलेक्ट कर लो ना। बाद में बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, गड़बड़ हो जाते, बाद में पता ही नहीं चलता कि सर मेरा ये गलती हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। हालांकि वो बाद में थोड़े से देंगे मौका आपको करेक्शन करने का, फिर भी आप एक बार आराम से वीडियो को देखो, उससे पूरा इंफॉर्मेशन को पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर भी दिक्कत है तो मैम से कांटेक्ट करो। हाँ, एक एक चीज को अच्छे से सेंटर चॉइस करना, कौन सा करना है, ठीक है। बाकी एग्जाम का तो पता चलेगा कि एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट का है, वो सब तो सेकेंडरी चीज है, पहले फॉर्म करेक्ट भरना आना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग भर दीजिए जल्द से जल्द। तो फिर थोड़ा सा देखो दिल्ली वाले को तो इशू नहीं है, दिल्ली में सेंटर इतने सारे होंगे कि सभी को आसानी से मिल जाएंगे। फिर भी अब जल्द से जल्द भर दो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। कई बार सेंटर फुल हो जाता है ना, फिर दूसरे सिटी में भेज देते हैं, फिर बोलते हैं इस सिटी में नहीं जाना है, फिर नोएडा भेज देंगे, गुड़गांव भेज देंगे, फरीदाबाद भेजेंगे, तो तुम्हारा ही दिक्कत होगा। इसे जो लेट से भेजेंगे वो एनसीआर में डाल देंगे, आउटसाइड ऑफ दिल्ली भेज देंगे, तो ट्रैवलिंग का इशू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द भरोगे तो तुम्हें पास में मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो, और बायोटेक में कोई इशू है बोलिए, बायोटेक में फटाफट बताओ, बायोटेक में कोई इशू है क्या? फिर भी मैं बोल रहा हूँ बायोटेक में बच्चा क्लोनिंग वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना, पीवीआर 322 का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पेज नंबर 199 200 पे गिवन है, उसे अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे का था सर हमें डिटेल करना है, तो वो मैंने बच्चा लिंक भेज दिया, कल मैंने आपको लिंक शेयर किया था, उसमें क्लोनिंग वेक्टर वाले लेक्चर को अच्छे से कर लीजिए। किसी बच्चे को हो सकता है सर एग्रोबैक्टीरियम वाले में, टीआई प्लाज्मिड वाले में इश्यू है, तो बच्चा अब आराम से एक एक वीक काम करो, बायोटेक में जो भी डिफिकल्ट पॉइंट है एक वीक में शॉर्ट आउट कर लो, खत्म करो। क्योंकि इकोलॉजी थोड़ी कहानी की तरह है, इकोलॉजी में बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, समझ नहीं है, आसान सा होगा। तो उसके बाद में हम लोग इकोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए, इकोलॉजी में बच्चा आराम से केवल करना क्या, आपको एनसीईआरटी रीड करना है, आराम से पढ़ना है एनसीईआरटी को, क्योंकि कहानी की तरह, कहानी केवल समझना है। तो हमने इकोलॉजी के रिवीजन में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, हमने म्यूचुअलिज्म कवर कर लिया, हमने कॉमनसेलिज्म कवर कर लिया, एक एक एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो लगभग हमने सारे के सारे म्यूचुअलिज्म के एक एक एग्जाम्पल हमें याद हो गए, म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल सारे याद हो चुके हैं, ठीक है सभी को, ठीक है। डन, सभी को याद हो गया ना एक एक एग्जाम्पल, कॉमन सेलिम्स के एक एक एग्जाम्पल सभी को याद करा दिया मैंने, 2 बार 3 बार मैंने बोला है। चलिए, इसके अलावा हमने बच्चा डिस्कस किया था कंपटीशन, वो पूरी कहानी बच्चा मैक आर्थर की, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोनेल्स एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है आपको? वो सारा चीज मैंने पूरा डिटेल करा दिया। फिर पिछले क्लास में हमने कौन सा करा था, प्रीडेशन, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया की कहानी बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीडेटर को हटा देंगे तो प्रे का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, या डाइवर्सिटी पे कैसे असर पड़ेगा। फिर प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म करेंगे, कुछ प्लांट थॉर्न बना लेंगे, कांटे बना लेंगे, कुछ प्लांट अपने अंदर टॉक्सिक केमिकल बना लेंगे ना। जैसे मैंने बताया था बच्चा, आंकड़े का पेड़, जैसे कैलोट्रोपिस का एग्जांपल बताया था कि कोई भी आप देखा होगा आसपास में, तो कोई कैटल से खाना पसंद नहीं करता, उसके अंदर कुछ कार्डियक ग्लाइकोसाइड से खाते ही उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चा फटाफट बोलो, क्या हम लोगों को पैरासिटिज्म पढ़ना है, आता है तो बोलो, नहीं तो हम लोग आगे मूव कर जाएंगे पॉपुलेशन वाले में, या ऊपर ऊपर से फटाफट बता दूं, बोलो जैसा करो। पैरासिटिज्म कर लोगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बच्चा ब्रूट पैरासिटिज्म 3 इडियट्स वाली तो कर ली थी, कोयल क्रो, ये तो मैंने आपको बता दिया था आसान पैरासिटिज्म। चलो कुछ कुछ बातें मैं फटाफट बोल देता हूं पैरासिटिज्म में, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले पैरासिटिज्म का डिफिनीशन क्या है, ध्यान सुनिएगा। पैरासिटिज्म यानी कि पैरासाइट और होस्ट। तो
हम पैरासाइट तभी मानेंगे जब जो आपका पैरासाइट होगा वो होस्ट से बच्चा दोनों चीज लेगा, यानी यहां से मील लेगा, मील मतलब बच्चा फूड, यानी फूड लेगा, खाना लेना जरूरी है, केवल खाना नहीं, उससे बच्चा लॉजिंग भी लेना है, यानी कि वहां शेल्टर भी लेगा। तो अगर हम पैरासाइट उसी को मानेंगे, ठीक है, शेल्टर भी ले और बच्चा मील भी ले, यानी फूड भी ले, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर फीमेल मॉस्किटो, फीमेल वाला है ना, फीमेल जो एनोफिलिस जो मॉस्किटो है, क्या उसे ट्रू पैरासाइट आप मानते हैं? आप बोलिएगा नहीं। रीजन यही देके आइएगा कि वो बच्चा हमसे मान लीजिए मील ब्लड तो ले लेता है, लेकिन क्या बच्चा हमसे शेल्टर लेता है? नहीं, हमारा ब्लड सक गया, चला गया। और सेकेंड रीजन है, जो फीमेल एनाफिलीज है, हमारे ब्लड को फूड के लिए नहीं लेती, हमारे ब्लड को वो एज ए लेती है। क्यों भाई? हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन है जिससे अपने बॉडी को वार्म रख सके, गर्म रख सके, जिससे कि उसके अंडे का आसानी से डेवलपमेंट हो सके, यानी वो रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने अंडे को डेवलप कराने के लिए हमारे ब्लड को सक करती है, ना कि फूड लेने के लिए। फूड की भरपाई तो कहीं और से कर लेती है। तो ना बच्चा हमसे फूड ले रही है, ना हमसे लॉजिंग ले रही है, इसलिए फीमेल एनोफिलीज जो है वो ट्रू पैरासाइट नहीं मानेगी। आगे बात समझ में? चलिए, आपके एनसीईआरटी यहाँ पर 2 क्वेश्चन पुट अप करता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। क्या ऐसा कोई पैरासाइट है जो बच्चा होस्ट से फायदा तो ले, फूड तो ले ना, लॉजिंग भी ले, बदले में नुकसान ना पहुंचाए? ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी ने बोला क्या बच्चा ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसा पैरासाइट है जो होस्ट से फूड ले, लॉजिंग भी ले, बदले में नुकसान ना पहुंचाए? तो आप आंसर कीजिएगा नो, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा, हार्मलेस पैरासाइट कुछ नहीं होते। पैरासाइट का मतलब ही है कि नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हम पे कोई आएगा तो हमें बच्चा कुछ नुकसान करेगा ही करेगा। तो एनसीईआरटी बोलेगा इवोल्यूशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई ऐसा पैरासाइट आए, हमसे फूड लॉजिंग ले, बदले में नुकसान ना करे? तो याद रखिए, ये मैंगो का ट्री है, किसी जमाने में इस पे कौन रहता होगा? किसी जमाने में बच्चे इस पे रहता कौन होगा? ऑर्किड का प्लांट। ध्यान सुनना, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा। हाँ, किसी जमाने में इस पे ऑर्किड का प्लांट रहता था और इसी से न्यूट्रिएंट भी लेता होगा, इससे स्पेस भी लेता होगा, वो बच्चा पैरासाइट था। लेकिन मैंगो के प्लांट ने इसे भगाने की कोशिश की, बेटा भाग जा, तू पैरासाइट है, मैं भगा दूंगा। तो इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया कॉमनसेलिज्म में कि भाई मैं खाने पीने का इंतजाम कर लूंगा, बस रहने के लिए दे दीजिए। यानी जितने भी कॉमनसेलिज्म हैं वो पहले किसमें होंगे बच्चा? पैरासाइट होंगे। जैसे बार्निकल्स और व्हेल, बार्निकल बच्चा पहले जमाने में पैरासाइट होगा, लेकिन उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि होस्ट उसे मारने की कोशिश करता है, तो उसने अपने आप को मॉडिफाई करके किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चा? ना, कॉमन सेलिज्म में। तो जितने भी कॉमन सेलिज्म है वो कभी ना भी कभी किस फॉर्म में होंगे? तो याद रखिएगा, पैरासिटिज्म के फॉर्म में। डन, समझ में आ गया? ये कर लीजिएगा। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, 1 मिनट। हाँ चलिए, तो हम लोग आगे चलते। चलो, तो पैरासिटिज्म आप लोग कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा गिव मी द एग्जांपल ऑफ इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। कर लोगे ना बच्चों लोग? इक्टोपैरासाइट आपके निकालो, आपके हेयर में जो जू वगैरह होंगे, लाइस, टिक, माइट्स ना, बॉडी के ऊपर में है, ये कैसे होंगे बच्चे? इक्टोपैरासाइट। बॉडी के अंदर में होंगे, वो कैसे होंगे बच्चा? इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट का एग्जांपल आप दे दीजिएगा, लीवर फ्लूक होगा, स्कैरिस होगा, ये सब आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। कहाँ? टेनिया सोलियम, ये सब पढ़े हैं ना आपने? कहाँ पढ़े हैं भाई? तो आपने पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में। एक जगह बच्चा गड़बड़ क्या करता है, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं इक्टोपैरासाइट के? तो यहाँ पर बच्चा कोपीपोड्स का एग्जाम्पल आप लोगों को किसी को याद है? कोपीपोड्स, कोपीपोड्स ऑन मरीन फिश। हाँ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, याद करके जाइए। कोपीपोड्स का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है। वो भी ऊपर में लाइस जू की तरह काम करती है, यानी कि ऊपर में इक्टोपैरासाइट की तरह। सेकेंड चीज है जो पैरासाइट है, खास करके बच्चे इंडो पैरासाइट है ना,
वो अपने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में बड़ा सिंप्लिसिटी रखता है। बोले मतलब, ध्यान सुनना, जो इंडो पैरासाइट है वो अपने मॉर्फोलॉजी, बनावट, अंदर के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी बड़ा सिंपल होता है। सर क्यों? सोचिए, इंडो पैरासाइट आपके अंदर में आ गया, अब उसे फूड ढूंढने की जरूरत है। सोचिए, तुम्हारे अंदर में कोई इंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर में आ गया, क्या फूड ढूंढने की जरूरत है बच्चा? इसलिए उसके अंदर सेंस ऑर्गन, हमारे अंदर सेंस ऑर्गन क्यों होते? फूड ढूंढने में, खाना ढूंढने में हेल्प करते। तो ऑलरेडी मेरे अंदर आ गया, खाना पचा पचाया हुआ मिल रहा है, डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, खाना ढूंढना है क्या? नहीं। तो क्या बच्चा सेंस ऑर्गन होने की जरूरत है, इसलिए अपने सेंस ऑर्गन को ये लॉस कर देते हैं। आई बात समझ में? पहला चीज। दूसरा, अगर खाना पचा पचाया हुआ मिल रहा है तो बच्चा क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड कर ही रहा है, तो क्या बच्चा इसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है? क्या इसे डाइजेस्टिव ऑर्गन की जरूरत है? इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या कर देगी बच्चा? लॉस कर देगी, खत्म कर देगी। आ गई बात समझ में? तीसरा, लेकिन एक चीज पे सबसे ज्यादा काम करेगी। देखो बच्चा, एनाटॉमी में अंदर की स्ट्रक्चर इसके क्या हो रहे भाई? तो सिंपल हो रहे। मॉर्फोलॉजी, बाहरी स्ट्रक्चर भी सिंपल होते जा रहा है। इसको मेन चीज एक ही पे काम करना है बच्चा, रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन पे। सर क्यों? सोचिए, कोई पैरासाइट तुम्हारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, तुम उसका स्वागत करोगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया भाई, मेरा तो भाग खुल गया, आप मेरे अंदर में आ गए, हम तो काफी दिनों से वेट कर रहे थे, हम आपका वेलकम करते। क्या कोई भी होस्ट पैरासाइट का वेलकम करेगा? नहीं। तो ये जैसे ही बॉडी के अंदर में आएंगे तो हम लोग इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेंगे, उसे मारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा है कि मान लो बच्चा कि ये कोई पैरासाइट आया और इसके नंबर बच्चा 10 है, हमारा इम्यून सिस्टम बच्चा 10 को मार दे, तब तो इनका खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इससे मार रहा है, हमारा बॉडी से मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये बच्चा नंबर 10 नहीं बच्चा 100 बनाएंगे। मान लो 10 मर गए, 20 मर गए, 30 मर गए, फिर भी नंबर तो बढ़ रहा है। इसलिए मेन इनका एनर्जी जो है ना, अपने नंबर को बढ़ाने पे। 100 नहीं बच्चा 1000 बनाएंगे, रोजाना 1000 पैदा करेंगे, कितने को मारोगे? इसलिए मेन रिप्रोडक्शन पे काम करेंगे। सेकेंड, इनके अंदर में क्या होंगे, जो आपके इंटेस्टाइन है उनसे अटैच करना है, स्टिंग करना है ना, जुड़ना है, जिससे कि बच्चा फिसल करके गिरे ना। तो ये सब, यही सब बच्चा इनके अंदर में नए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी का डेवलपमेंट होगा। आगे बात समझिए, सभी लोग क्लियर हो? कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में ये सारा चीज गिवन है। 1 मिनट, तो पैरासाइट आपका हो जाएगा ना। चलो, अब मुझे बताओ, तुम लोग एग्जाम्पल कुछ मुझे बताना, कोई ऐसा पैरासाइट बताओ बच्चा जिसका एक से ज्यादा होस्ट है। हम होस्ट है, हमारे अलावा कोई और भी होस्ट है उस ऑर्गेनिज्म का। चलो फटाफट आंसर बताना। प्लाज्मोडियम। हाँ प्लाज्मोडियम, चलो करेक्ट है। और कोई बताओ, लीवर फ्लग का कितना सा है? बोलिए। अरे बहुत आसान सा है, लीवर फ्लग नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अरे भाई उसमें फिश भी है, स्नेल्स भी है, दो दो है। अब सर यहाँ पर कोई इवोल्यूशन क्यों है? देखो, तुम्हारे अंदर में कोई पैरासाइट आया, तुम क्या करोगे? तुम उसे मारने की कोशिश करोगे। तो मारने के लिए तुम क्या करोगे? उसे मार रहे हो। तो होस्ट पैरासाइट अपने आप को बचाव करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने बचाव करेगा, यानी उसके अंदर में इवोल्यूशन आएंगे। तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, उसे मारना चाहते हो, तुम्हारे अंदर में कुछ चेंजेस आएंगे कि जल्द से जल्द मारे। तो पैरासाइट भी तो अपने अंदर बदलाव लाएगा कि बच सके। तुम उसके ऊपर में एसिड डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो, उसको मार रहे हो किसी केमिकल से, तो वो अपने आप को बचाने के लिए रेजिस्टेंट बनेगा ना। इसी वर्ड को एनसीईआरटी ने कहा बच्चा को इवोल्यूशन, दोनों का इवोल्यूशन होना जरूरी है। चलिए याद कर लीजिएगा। हाँ, मलेरिया पैरासाइट सबको याद है ना कि आप कौन कौन होगा, ह्यूमन बींग और द फीमेल एनाफिलिस। चलिए, अब मैंने एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन आपसे मैंने बोला था। अच्छा ये बताओ, अच्छा पैरासाइट कौन है बच्चा? मेरे अंदर आए और मुझे तुरंत मार दे, ये अच्छा पैरासाइट है खराब पैरासाइट? फटाफट बताओ। प्रीडेटर क्या करता था? आता था, प्रे को तुरंत मारता था। मुझे बताओ, पैरासाइट कैसा होना चाहिए? मेरे अंदर आए और मुझे आज ही मार दे, तब तो बड़ा फायदा हो जाएगा। नहीं, अगर पैरासाइट मेरे अंदर आया और आज ही मुझे मार दे ना, ऐसे केमिकल टच करे, मुझे डिजीज हो जाए, मैं मर जाऊं, तो भाई वो खाएगा कैसे? अगर मैं ही मर जाऊंगा तो सरवाइव कैसे करेगा? तो जो पैरासाइट होते हैं बच्चा डेड पे फीड नहीं करेंगे,
वो लिविंग पे फीड करेंगे, मेरे अंदर ही फीड करेंगे, और अगर मैं ही मर गया तो कहां ना कहां से खाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पैरासाइट अपना होस्ट का ख्याल भी रखे, धीरे धीरे मारे, धीरे धीरे मारे। जैसे बफेलो है, उस पर अटैक किया, मारेगा नहीं, धीरे धीरे स्लोली से बीमारी करेगा, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गया, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो गया, चल नहीं सकता अच्छे से, तो दूसरा बच्चा टाइगर आसानी से अटैक कर लेगा, यानी कि प्रीडेशन को इजी करा देगा। वो डायरेक्टली ना मार करके बच्चा स्लोली मारता है, वो ऐसा कर देगा कि वीक हो जाएंगे, बॉडी वीक हो जाएगा, प्रीडेशन आसानी से हो जाए, प्रीडेशन आसानी से हो जाए, एक तरह से किल तो करा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली किल कर रहा है। चलिए अब एनसीईआरटी के हम 2 क्वेश्चन को फटाफट लेते हैं। डू यू बिलीव दैट आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग हिम? क्या बच्चा ऐसा कोई आइडियल पैरासाइट है जो मेरे अंदर आता तो है, मुझे बीमारी कॉज ना करे और मुझसे बेनिफिट ले ले? बोले ऐसा कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैरासाइट का मतलब है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, यानी कि वो माइनस आपको देगा ही देगा, बदले में प्लस लेगा, लेकिन आपको माइनस जरूर देगा, जीरो नहीं देगा, ना तो कॉमन सेलिज्म हो गया। चलिए, then why did not natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasite? तुम बोलोगे ये हार्मलेस पैरासाइट क्या होता है सर? पैरासाइट मतलब डिजीज कॉज करना, बीमारी कॉज करना, नुकसान पहुंचाना। तो हार्मलेस पैरासाइट क्यों नहीं बने इवोल्यूशन में? बोले बने हैं, इसी का नाम तो कॉमन सेलिज्म है। याद करो, मरीन फिश, उसके ऊपर में कौन थे? मरीन फिश के ऊपर में कौन थे? बार्नेकल, वेल मछली, जिसपे बार्नेकल्स थे, वो एक जमाने में पैरासाइट थे, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करके जब वेल मछली उसे भगाने की कोशिश की तो किस में कन्वर्ट हो गया भाई? कॉमन सेलिज में। चलिए हो गया। तो इक्टोपैरासाइट, हाँ चलिए ऐसे कुछ एग्जांपल बताइए बच्चा जो प्लांट पैरासिटिक नेचर के, फटाफट बोलो, आंसर बताओ फटाफट। ऐसे कोई प्लांट का नाम बताइए जो पैरासिटिक नेचर के हैं, फटाफट आंसर करो। कस्कुटा। हाँ कस्कुटा, कस्कुटा की कहानी क्या है किसी को मालूम है? चलिए ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। देखिए कस्कुटा प्लांट बच्चा किसी जमाने में ग्रीन कलर का था, हरे रंग का था, क्लोरोफिल थे, फोटोसिंथेसिस करता था, फूड बनाता था ना, मस्त अपना लाइफ जी रहा था, जब मस्त अपना लाइफ जी रहा था, ठीक है। लेकिन बगल में एक हेज बचा, हेज मतलब डेंस प्लांट, बेर का प्लांट देखा, बेर का देखा है तुम लोगों ने? दिल्ली में दिखता है बेर का प्लांट, देखा बेटा, डेंस होते, घने होते। तो ये कस्कुटा का प्लांट उसके अंदर इंटर कर गया, और ये क्या करना बच्चे, उसके रूट में उनके स्टेम में ये सब इंटर कर जाते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट लेने लगते हैं, खाने पीने की चीज लेने लगते हैं। बोले ठीक। अब इसे लगने लगा कि बच्चा फ्री का खाना मिल रहा है, मुझे फ्री का खाना मिल रहा है, मैं उसके रूट में जाऊंगा, न्यूट्रिएंट लेने लगूंगा, फ्लोएम से खाना ले रहा हूं। तो धीरे धीरे इन्हें लगा कि भाई मैं क्यों खाना बनाऊं, तो इन्होंने धीरे धीरे बच्चा सारे लीफ तोड़ लिए, इनके सारे लीफ इवोल्यूशन में खत्म, सारा ग्रीन कलर खत्म, ये पतले पतले बच्चा धागे नुमा दिखते हैं। तो अगर कभी बेर का प्लांट देखो ना तो पतले पतले धागे नुमा प्लांट दिखेगा, यही बच्चे कस्कुटा का प्लांट। पीले रंग के होंगे क्योंकि क्लोरोफिल खत्म, लीफ टूट चुके हैं, लीफ की जरूरत नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, क्योंकि पैरासिटिक नेचर के हैं। तो ये इवोल्यूशन में जब पहले जमाने में ये ग्रीन कलर के थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, ऑटोट्रॉफिक थे, लेकिन जब दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आए तो धीरे धीरे बच्चे उनके न्यूट्रिएंट लेने लगे, और एक टाइम आएगा कि ये बच्चा बेर के प्लांट को, घने प्लांट जो है ना, उनको खत्म कर देंगे, उनके न्यूट्रिएंट लेते जाएंगे, वो सूख जाएंगे बच्चा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो कस्कुटा प्लांट समझ लीजिए। हाँ एनसीईआरटी में मैंने क्या बोला था, मेनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद इक्टोपैरासाइट कोपीपोड्स। नीट का, बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बच्चा भूल जाता है, राइट द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट व्हिच अटैक ऑन मरीन फिश। आंसर इज द कोपीपोड्स। चलिए कस्कुटा प्लांट हो गया, पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज, हेज मतलब बच्चा घने प्लांट, जैसे कि मैंने बेर का प्लांट बताया, has lost its chlorophyll and leaf in the course of evolution। तो पतले पतले धागे नुमा दिखेंगे। It derived its nutrition from the host plant which it parasitize। ठीक है, the female mosquito is not considered a parasite। क्या आंसर कर लोगे सभी लोग, फटाफट बोलो। फीमेल मॉस्किटो को हम ट्रू पैरासाइट नहीं मानते हैं। पहला रीजन, ये हमसे लॉजिंग नहीं लेता, रहने की जगह नहीं लेता, ठीक है। दूसरा, ये हमारे ब्लड को करता है, फूड के लिए नहीं। किसके लिए बच्चा? अपने अंडे को
वार्म करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे ब्लड को यूज करता है, जिससे इसका एग का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए हम इसे ट्रू पैरासाइट नहीं मानेंगे। चलिए, अब मैंने आपको बताया बेटा इक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट के एग्जांपल याद रखिएगा। इक्टो बाहर बाहर, लाइसेस, जू, ये हो गया। दूसरा इंडो पैरासाइट, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर ग्रेटली सिंप्लीफाइड। क्या बात है समझ में आई? विथ एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इनको बोला गया बेटा मॉर्फोलॉजी, बाहरी बनावट सिंपल रखिए, अंदरूनी बनावट, अंदर के ऑर्गन सिंपल रखिए। बेटा एक ही चीज पे काम कीजिए, किस पे? रिप्रोडक्शन पे। क्यों? क्योंकि होस्ट तुम्हें जरूर मारेगा, होस्ट स्वागत नहीं करेगा, मारेगा। तो मारेगा, जितना मारेगा उससे 10 गुना तुम पैदा कर लो, इसलिए नंबर बढ़ेंगे, तुम बचे हुए रह जाओगे। और पचा पचाया हुआ खाना मिल रहा है, टेंशन नहीं लेना है पचाने का, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। और तुम्हें खाना ढूंढना नहीं है अंदर में, सेंस ऑर्गन खत्म। इसलिए ना सेंस ऑर्गन है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना लीवर है, ना ग्लैंड है, कुछ नहीं। आगे बात समझ में बड़ा सिंपल होते हैं, बस रिप्रोडक्शन पे काम करना है। चलिए भाई, ब्रूट पैरासाइटिज्म ऑलरेडी हमने कर दिया। चलो भाई चले आगे, कर लोगे अब? फटाफट हैंड रेज करो, आगे चलते, थोड़ा जल्दी करना है, फटाफट हैंड रेज करो, आगे चले। डन, अब कर लोगे? पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो जाएगा सभी का। चले आगे हम लोग, कंपटीशन समझ में आ गया ना सभी को? हाँ, प्रीडेशन सबका क्लियर है ना? मोनार्क, बटरफ्लाई सब सारा करा दिया ना? चलो, डन 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 डन। अब देखो, इससे किसे डर लगता है भाई? हाँ, ये चलो, ये न्यूमेरिकल एक आएंगे, इस पे अभी बातें करना है। और कौन सा बात करना है अभी? मोर्टेलिटी, ये ठीक है। और ये वाला सबको आता है? चलो ये समझा देता हूं। ये पिरामिड सबको क्लियर है? नहीं है? बताओ, बड़ा आसान सा है। चलिए, तो ये पिरामिड हम लोग सीखते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है, लॉजिकल वे में सीखना। देखिए, आप बच्चा लॉजिकल वे में सीखना आसान लगेगा। देखो, किसी भी विलेज में जाओ, गांव में जाओ, गांव में बच्चा मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें 3 तरह के पॉपुलेशन है। एक है बच्चा 0 ईयर से 14 ईयर वाले तक, 14 साल वाले तक, 0 to 14 ईयर तक, 14 साल तक, जो बच्चा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनका पीबर्टी एज आया नहीं है, स्पर्म ओवम बनेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन कर नहीं सकते, यानी उनसे ऑफस्प्रिंग बनेगा नहीं, बच्चे पैदा कर नहीं सकते, यानी इसी को कहेंगे बच्चा प्री रिप्रोडक्टिव। क्या नाम देंगे? प्री रिप्रोडक्टिव। आ गई बात समझ में? प्री रिप्रोडक्टिव। चलो सेकेंड, अब 15 साल से 44 ईयर, इसे कहेंगे बच्चा रिप्रोडक्टिव एज। क्यों? आपको मालूम है बच्चा, इस उम्र में ही प्यूबर्टी एज। सर 44 क्यों लिया? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है फीमेल के अंदर बच्चा मेनार्क कुछ आता है, जहां पास रुक जाते, मेनोपॉज, मेनोपॉज सुना है ना, जहां पास ओवुलेशन रुक जाता है, ओवम नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि एक फीमेल रिप्रोडक्शन कब से कब कर सकती है? 15 to 44। तो ये हो गया बच्चा रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। हाँ, मेल में ऐसा नहीं है, लेकिन फीमेल में बच्चा कि एक फिक्स्ड उम्र है जब तक वो फीमेल गैमेट बना सकती है, 44 ईयर, यानी तब तक वो बच्चे पैदा कर सकती है, ऑफस्प्रिंग बना सकती है। आफ्टर 44 यानी 45 से एबव वाले, तो ये हो गया बच्चा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट, सबको क्लियर है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये भी बच्चा ये कहां जा चुके? मेनोपॉज में, तो ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो रिप्रोडक्शन केवल और केवल कौन करेगा? रिप्रोडक्टिव। बच्चे केवल कौन पैदा कर सकते हैं? रिप्रोडक्टिव। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? किसी भी गांव में, हमारे सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं, बच्चे 15 साल से कम वाले, 14 साल तक, तो वो कौन है बच्चा? प्री रिप्रोडक्टिव। जाहिर सी बात है प्यूबर्टी एज में, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते, बच्चा बना नहीं सकते, ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे, यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 15 से 44 ईयर वाले, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग मत लगा लेना, सर इंडिया में तो 18 साल में शादी होगी, 22 साल में शादी होती है, तो सर हम कैसे मान ले? मैं बेटा पूरे वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई रूल नहीं है कि बच्चा
फॉरेन कंट्री में तुम देखोगे बहुत सारे कंट्री में तो 15 साल में शादी हो जाती है, ठीक है। तो मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये 15 से 44 पर ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। 45 के बाद में आपको मालूम है मेनोपॉज आ जाएगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलिए अब अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को। इस गांव में मान लीजिए बच्चा, गांव में टोटल 100 लोग हैं, इनमें से बच्चा मान लीजिए, इनमें से बच्चा मान लीजिए 50 लोग, 50 लोग बच्चा, सबसे नीचे में 50 लोग प्री रिप्रोडक्टिव है। प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे, इस गांव में बच्चा 50 बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव। चलिए और बच्चा यहाँ पर बच्चा 40 बच्चा जो है वो रिप्रोडक्टिव में, ठीक है। और कितने हो गए बच्चे 90। 10 जो है वो बच्चा पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, 10 बच्चा जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। आ गया बात समझ में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पीआर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, डन, समझ में आ गया। 100 लोग हैं इस गांव में, 50 0 से 14 वाले, 0 से 14 प्री रिप्रोडक्टिव, 40 वाले 40 कैसे रिप्रोडक्टिव और 10 कैसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी बूढ़े वाले। मुझे बताओ बच्चा, इनमें से ऑफ स्प्रिंग बच्चे कौन बना सकते हैं, फटाफट बताना। इनमें से ऑफ स्प्रिंग कौन बना सकते हैं, कौन बच्चा रिप्रोडक्टिव वाले। तो मान लीजिए बच्चा कितने बना सकते, मान लो बच्चा 40 है ना, मान लेते बच्चा एवरेज 40 लोग रिप्रोडक्टिव एज में, 40 बच्चे बनेंगे। कितने बच्चे बनेंगे बच्चा, 40, 40 बच्चे बनेंगे। डन, समझ में आया। 40 बच्चे नए बन रहे हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, नए बच्चे बढ़ेंगे तभी तो पॉपुलेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर 40 नए बच्चे इस पॉपुलेशन में, इस गांव में बनेंगे। अब ध्यान से सुनना, हम बच्चा फ्यूचर देखने वाले, हम अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ चल। फ्यूचर में बच्चा, फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव किस में चेंज होगा, बोलो रिप्रोडक्टिव में, और रिप्रोडक्टिव किस में चेंज होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। यानी आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद उस गांव का क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव किस में चेंज होगा, रिप्रोडक्टिव में। तो अब बताओ रिप्रोडक्टिव वाले का नंबर कितना हो गया बच्चा, 50, पहले कितने थे 40। तो अब हर रिप्रोडक्टिव इक्वल टू 1 बच्चा। तो अब बताओ फ्यूचर में कितने बच्चे पैदा होंगे, 50। तो क्या पहले के कंपैरिजन में नंबर बढ़ा, पॉपुलेशन क्या बेटा बढ़े या घटे, बहुत सिंपल था। आज प्रेजेंट में मैंने देखा तो 40 रिप्रोडक्टिव वाले थे, 40 बच्चा पैदा हो रहे थे उस गांव में। फ्यूचर जब देखे तो पता चला 50 तो प्री रिप्रोडक्टिव में, वो बच्चा कुछ सालों के बाद रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नंबर कितना हो गया 50। अब बताओ कितने बच्चे नए बनेंगे फ्यूचर में, 50। तो आज की कंपैरिजन में बच्चे ज्यादा तो पॉपुलेशन तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो यही हो गया बच्चा एक्सपैंडिंग। क्या हो गया बच्चा, एक्सपैंडिंग। तो इस गांव में हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा, तो वही कन्वर्ट होंगे रिप्रोडक्टिव में। तो हमेशा रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे ज्यादा बनते रहेंगे। तो ये कैसा हो गया बेटा, एक्सपैंडिंग, पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा। ये सब कौन है, अनडेवलप्ड कंट्रीज वाले। इंडिया भी आ जाएगा बच्चे, इंडिया भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएंगे। चलिए अब सेकंड आ जाओ। ये गांव, इस गांव में बच्चा मान लीजिए 45 जो है प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और 45 पॉपुलेशन, 45 बच्चा रिप्रोडक्टिव है 45। चलो, और बूढ़े का पॉपुलेशन 10 है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। चलिए अब मुझे बताइए, आज मैं इस गांव में जाऊं, अभी के सिचुएशन से कितने नए बच्चे बनेंगे, इस गांव में कितने नए बच्चे बनेंगे। क्या मैंने बोला था, अब मान लीजिए जितना रिप्रोडक्टिव है वो एक बच्चा बनाएंगे, तो बताइए कितने बच्चे पैदा होंगे बच्चा, 45। आ गई बात समझ में। आज के सिचुएशन के हिसाब से 45 बच्चे बनेंगे। अब बताओ फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर देखिए 10 साल के बाद, 15 साल के बाद का फ्यूचर बताइए। सर प्री रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगा, नंबर तो सेम है ना, नंबर तो सेम है। तो फ्यूचर में भी कितने नए बच्चे बनेंगे, तो सर 45 ही बनेंगे। आज 45 बन रहे हैं, फ्यूचर में भी नए बच्चे कितने बनेंगे, 45। तो पॉपुलेशन जितना आज बढ़ रहा है उतने फ्यूचर में भी बढ़ेगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग बच्चा, स्टेबल पॉपुलेशन।
आ गई बात समझ में? क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल है, जितना रिप्रोडक्टिव उतना प्री रिप्रोडक्टिव, तो फ्यूचर में जितना अभी बन रहे उतने फ्यूचर में बनेंगे, तो ये हो गया स्टेबल। डन। चलिए, यानी एकदम समझ में आ गया सभी। तीसरा, अब देखिए ये एक ऐसा कंट्री है जापान कनाडा, यहां पास प्री रिप्रोडक्टिव बच्चा, प्री रिप्रोडक्टिव है 30 है। चलिए 50 है, मान लो बच्चा 50 जो है वो रिप्रोडक्टिव में है, 50 रिप्रोडक्टिव में कितने 50, चलिए कितने हो गए 80, और 20 बच्चे बूढ़े हैं, 20 बूढ़े हैं। सर बूढ़े ज्यादा बना दिया आपने, इसलिए बनाया कि डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलप कंट्री में बच्चा फैसिलिटी अच्छी होती है, बूढ़े लोग 100 साल 110 साल जिंदा रहते हैं। सुनते हो ना, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बूढ़े का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, क्योंकि हम फैसिलिटी उनको देते हैं ना। चलिए अब बताइए, आज के रिस्पेक्ट में बताइए, प्रेजेंट के टाइम में कितना बच्चे नए बनेंगे? हाउ मेनी न्यू चाइल्ड? आंसर इज द 50, 50 नए बच्चे। अब फ्यूचर में बताइए, 20 साल के बाद फ्यूचर में क्या होगा? सर सारे प्री रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे फ्यूचर, तो सर फ्यूचर में रिप्रोडक्टिव में कितने पॉपुलेशन आएगी? 30, बच्चे कितने बनेंगे? 30, तो पॉपुलेशन घटा बढ़ा? बोलो, पॉपुलेशन घटेंगे फ्यूचर में बढ़ेगा? फटाफट आंसर करो, बोलो बोलो फटाफट, घटेगा बढ़ेगा? तो आंसर इसे क्या कहेंगे बच्चा? डिक्लाइनिंग। आंसर इज द डिक्लाइनिंग। आ गई बात समझ में? आपके एनसीईआरटी के सारे वर्ड्स क्लियर है? अब कभी गड़बड़ करोगे क्या? चलो बताओ, किसे किसे ये बच्चा ग्राफ 100% समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चे रहते हैं सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो फटाफट, किसे किसे ये फिगर यानी जो एनसीईआरटी ने बनाया है पिरामिड वो समझ में आ गया? हैंड रेज करो फटाफट, सबको हो गया ना? फिगर देखकर क्या बता सकते हो आसानी से? बस देखना क्या है? फ्यूचर। देखना क्या है? फ्यूचर। और फ्यूचर कौन देगा? प्री रिप्रोडक्टिव। अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा तो फ्यूचर में बच्चे ज्यादा बनेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, फ्यूचर में वहां पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम, फ्यूचर में सेम रहेंगे। प्री रिप्रोडक्टिव कम तो फ्यूचर में बच्चे कम बनेंगे, यानी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान में हो रहा है। ठीक, तो सर एनसीईआरटी में ऐसा क्यों है सर? आपने तो 3 ही बताया ना, येलो वाले, ब्लू वाले और पिंक वाले। तो एनसीईआरटी में येलो वाला 1, ब्लू वाला 2 और सर पिंक वाले 3 दे दिए, और बीच में लाइनिंग क्या है ये समझ में नहीं आया। ये कुछ बच्चों को इश्यू हो सकता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ना। यही है ना इश्यू? सर येलो वाले 1, ब्लू वाले 2 क्यों है? चलिए समझ जाता हूं। इन्होंने बच्चे एज को ले लिया है, देखिए इन्होंने ले लिया कि ये बच्चा प्री रिप्रोडक्टिव है 50, प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं? 50 हैं। अब कौन है? 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बोलो। तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव कितने? 50। अब उन्होंने रिप्रोडक्टिव में क्या किया? कितने से कितने उम्र हमारे ले आएंगे भाई? 15 से, बोलो 15 से 44 ना। तो उन्होंने यहां से यहां जो लिया है ना, वो लिया है 15 से 25, 15 से 25, यानी इसे 3 पार्ट में तोड़ दिया। फिर उन्होंने ले लिया 25 से 35, 35, फिर उन्होंने ले लिया 35 से 44। अब आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? मैंने एक ही बार में बनाता था 15 से 44, हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए इसी तरह से बूढ़े का पॉपुलेशन मोर देन 45 यानी 45 से एवब वाले जो आने वाले हैं, बोलिए। तो उसमें क्या किया उन्होंने? ले लिया यहां से 45 टू ले लिया, 45 से ले लिया उन्होंने 55, 55 से ले लिया उन्होंने 65, और 65 से ले लिया 75। दिक्कत क्या है? हमने आपको एक एक बार डायग्राम बनाया, इन्होंने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए, उससे दिक्कत क्या? बस देख लीजिए ना। अब बस यहां देखो, आंसर करो। ये देखिए, ये वाला देखिए बार डायग्राम, ये देख लीजिए, खत्म करो कहानी। बस दोनों के डिफरेंस को देखिए, समझ में आ जाएगा, खत्म।
कुछ नहीं करना है। सर एक और नहीं समझ में आया, बीच में क्या किया है एनसीईआरटी ने यहाँ पर सर, ये वाला ये ऐसे क्या किया। देखिए मैंने क्या बोला, उस गांव में प्री रिप्रोडक्टिव कितने बच्चा 50 है ना, तो एक तरफ आप मेल को लिखिएगा, मेल का नंबर, और एक तरफ बच्चा फीमेल का नंबर है। आई बात समझ में, 50 है तो बच्चियां कितनी है, बेटे कितने, बेटियां कितनी, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, तो एक तरफ आप लिखिएगा मेल को और एक तरफ आप लिखिएगा फीमेल को। तो अब मेरे में से समझ में आ गया ये चक्कर क्या है, इतने सारे बनने से आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, आपको एक तरफ मेल है एक तरफ यानी जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे। तो अब मेरे में से क्लियर है सभी को, बस आपको येलो वाला और ब्लू वाला देखना है, येलो ज्यादा एक्सपैंडिंग, येलो सेम स्टेबल, येलो कम डिक्लाइनिंग, खत्म। चलो कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, फटाफट बोलो कौन कौन इस क्वेश्चन को बना लेगा। मैसेज 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 100%। अब डरते थे ना तुम लोग कि क्या होगा नहीं होगा, चलिए चलिए एक क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, एक क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, ये वाला भी, चलिए इस पे भी एक सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल से देखिए, किसी भी फॉरेस्ट में मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं। देखिए ये बच्चा मान लीजिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम सुने हैं सभी ने, उत्तराखंड में होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मान लो बच्चा यहाँ टाइगर का पॉपुलेशन 2021 में 100 था, 100 थे, ठीक है, जनवरी 2021 में 100 थे। मुझे बताना है जनवरी 2022 में कितना होगा, व्हाट, ठीक है, यानी कि यहां पर टाइम बच्चा NT दिया हुआ है कितना, 2021 का डाटा दिया हुआ है, आपको बताना है T+1 एक साल बाद 2022 में टाइगर का पॉपुलेशन कितने होंगे। अगर इनिशियल पॉपुलेशन 100 दे रखा है तो सर कैसे बनाएंगे, चलिए बहुत आसान है, आप इनिशियल पॉपुलेशन सबको गिवन है, बोले हाँ, अब यहां पता करो कि यहां पर कितने नए टाइगर ने जन्म लिया, नए टाइगर ने कितने ने जन्म लिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं बच्चा कैपिटल बी, जिसे आप कहते हो नेटालिटी, यानी प्लस में जाएगा कितने वहां पर नए टाइगर ने जन्म लिया, यानी बर्थ रेट, ठीक है, एक साल में कितने नए पैदा हुए, तो प्लस में होगा, पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेगा। सेकंड आप पता कीजिए कि कितने यहां पर टाइगर का डेथ हो गया, जिसे आप कहते हो बच्चा कैपिटल डी नेटालिटी, मर कितने गए, नेटालिटी यानी मर कितने गए, ठीक है, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी बच्चा डी। अब देखिए तो ये क्या करेगा बच्चा, माइनस में ले जाएगा, ये क्या ले जाएगा माइनस में, बर्थ रेट यानी नेटालिटी क्या ले जाएगा प्लस में, ये डेथ रेट किस में ले जाएगा माइनस में, ठीक है। अब दूसरे जगह से मान लो बच्चा, दूसरे जगह से कितने टाइगर ने एंट्री की, कुछ दूसरे जंगल से कितने टाइगर इस एरिया में आ गए, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा प्लस, याद रखिएगा इमिग्रेशन, स्पेलिंग पे ध्यान देना, आई से स्टार्ट हो रहा है बेटा, आई का मतलब इन याद करना, ठीक है, आई का मतलब इन, इमिग्रेशन, ई का मतलब बच्चा एग्जिट, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आई से स्टार्ट हो रहा है, आई का मतलब इन, तो ये हो गया इमिग्रेशन, दूसरे जंगल से कितने माइग्रेट कर गए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा, और कितने यहां से चले गए, कितने यहां से बच्चा जंगल को छोड़ करके चले गए, हाँ हमेशा के लिए, तो इसके लिए आप यूज करिए बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ई माइग्रेशन, ई का मतलब एग्जिट, ई का मतलब एग्जिट, ई का मतलब इन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, डन, समझ में आ गया। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, अब सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए बच्चा इनिशियल पॉपुलेशन 100 था, यानी NT का वैल्यू आपका कितना था बच्चा 100, आपको बताना है NT+1 एक साल के बाद में इसका बताना है कितना होगा नंबर। सबसे पहले मान लीजिए यहां पास टोटल जो नए पैदा हुए, कैपिटल बी का वैल्यू है बच्चा 50 नए बर्थ लिया एक साल के अंदर, इसलिए रेट बोला, एक साल में कितने पैदा हुए 50, डेथ हो गया बच्चा डी है 30, टी है 30 मर गए,
चलिए इमिग्रेशन करके आ गया बच्चा 20 20 और यहां से, ठीक है, इमिग्रेशन मतलब मैं यहां पास थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ, इमिग्रेशन वाला कौन है? ठीक है, आई वाला है बच्चा, आई वाला है इमिग्रेशन। ये है बच्चा कितने यहां बाहर से आए, वो है बच्चा 20 और यहां से हमेशा के लिए चले गए, ई माइग्रेशन, वो है बच्चा 10। क्या अब NT+1 का वैल्यू बता सकते हो? यानी कि 2022 में कितना इसका पॉपुलेशन होगा? चलो बताओ किससे किससे बन जाएगा, बोलो। बहुत आसान है सर, आप क्या कीजिए ना, B+D को जोड़ दीजिए, B+D को B+I को जोड़ो सर, क्योंकि ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और माइनस कर दो कौन सर, D+E, D+E, खत्म कहानी, खत्म हो गया कहानी सर। हाँ, B+E कितना हो गया, कितने ने पैदा हुए, तो सर 50 और 20 हो गए बच्चा 70, ठीक है, माइनस कर दो कितना 40 हो गए कितने बेटा 30। स्टार्टिंग का कितना पॉपुलेशन था 100, 100 + 30 टोटल कितना हो जाएगा बेटा 130। तो आपने कौन सा इक्वेशन लगाया, फार्मूला कौन सा सेट किया? देखिए आपने इक्वेशन ये सेट किया, देखिए ध्यान से, आपने इक्वेशन ये लगाया होगा NT+1, यानी कि 2022 का पॉपुलेशन कितना, तो आपने लिखा होगा NT यानी 2021 का पॉपुलेशन प्लस B+D B+I माइनस D+E, यही लगाया था ना, यही लगाया था ना सभी ने। NT कितना था सर 100, B कितने थे, पैदा कितने हुए थे 50, बाहर से कितने आए थे 30, शायद 30 आए थे, मर कितने गए, एक मिनट, ठीक है 20 30 आए थे यहाँ पास 20 ठीक है, डेथ हुए थे 30 + 10, यही था ना, सॉल्व कर लीजिए, हो गया, आ गया। तो यही वाला इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बेटा क्या दिक्कत है, देखिए क्या आपके एनसीईआरटी ने यही दिया है ना इक्वेशन, तो आपने यहां से एक न्यूमेरिकल आएगा, सबसे बन जाएगा। बताओ किसे किसे ये न्यूमेरिकल बन जाएंगे, फटाफट बोलो, ऐसे न्यूमेरिकल किससे किससे बन जाएंगे, डेटा केवल चेंज करेंगे, केवल बच्चा डेटा चेंज करेंगे, ठीक है, बन जाएंगे। चलो ठीक है, जो बच्चा फार्मूला से तुमने बनाया वही उन्होंने एनसीईआरटी में पुट अप कर दिया है। अब मुझे बताओ एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा लाइन लिखा, मान लो बच्चा लास्ट, एक बच्चा नया एक शहर बसा है, एक शहर बच्चा, मान लो नोएडा के पास में एक बच्चा सोसाइटी बसी है, नोएडा के पास अनजान जगह था, एकदम जंगल थे बच्चे, कोई नहीं रहता था, एक सोसाइटी बसी है, वहां पर 1000 पॉपुलेशन हो गई, 1000 पॉपुलेशन हो गई, नई सोसाइटी बसी है, नई सोसाइटी ना। चलिए इसी तरह से जंगल में मान ले कि जंगल में आग लगी थी बच्चे, जंगल में आग लगे थे, खत्म, पूरा खत्म, अचानक से उस जंगल में 1000 टाइगर का पॉपुलेशन हो गया, मान ली 1000 टाइगर का पॉपुलेशन हो गया, पूरे जंगल खत्म हो गया था, 5 सालों में 1000 पॉपुलेशन हो गया। तो बताइए यहाँ पर 1000 जो पॉपुलेशन टाइगर का हुआ है वो किस किस चीज पर डिपेंड किया होगा सर, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, और यहां से हमेशा के लिए ई माइग्रेशन, इस चीज पे डिपेंड किया होगा? नहीं बच्चा, अगर कोई नई फॉरेस्ट स्टैब्लिश हुआ है तो यहाँ पर नेटेलिटी बर्थ इतना थोड़ी ना हो जाएगा कि 1000 टाइगर बन जाएंगे। सोचिए अगर नई सोसाइटी नोएडा के पास बनी है, पहले तो जंगल था, कोई लोग नहीं रहते, 1000 आदमी कहां से आ गया? क्या सर बर्थ से, बर्थ पॉसिबल नहीं बचा इतने कम टाइम में, इसका मतलब है कि लोग वहां से माइग्रेट करके, वहां बच्चा वहां से इमिग्रेशन करके आए, यानी वहां पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा बच्चा? इमिग्रेशन, यानी बाहर से वहां आकर के स्टैब्लिश हुए, तो यहाँ पास आपके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? इमिग्रेशन। आई बात समझ में? हाँ, लॉन्ग टर्म सोसाइटी है, कई सालों साल से चल रहे हैं, 100 ईयर से चल रहा है, तो वहां पास पॉपुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर बी एंड डी। सोचिए नया भी बसा ही है तो उसमें बी और डी का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर वैल्यू किसका है? न्यूमेरिकल बन जाएंगे सबके, बोलो फटाफट, बन जाएंगे यहां तक?
ठीक है, तो चलो अब मैं करता क्या हूं कि मुझे थोड़ा सा नमाज पढ़ने के लिए जाना है, मेरा फास्टिंग भी चल रहा है। हाँ देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बच्चा आज पॉपुलेशन वाला भेज दूंगा एक लेक्चर। उस पॉपुलेशन वाले में बच्चा जे शेप्ड वाले और बच्चा वहां पास आपको एस शेप्ड वाले जो ग्राफ है ना एनसीईआरटी के, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। उसमें टाइम चाहिए बच्चा 1 घंटे से ज्यादा। आर क्या है, ये क्या है ना, ये सब कैलकुलेशन वाले तो मैंने बहुत अच्छे से बताया। राजा वाजा की कहानी है कि राजा वाला ना एनेक्डोट वाली कहानी है, तो उसमें मैं भेज दूंगा, उसको एक बार देख लेना। हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे, कब मिलेंगे, मंडे को, तो मंडे को मैं बच्चे एक बार रिवीजन दे दूंगा, तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर अपने आप एंड हो जाएगा। डन, आ गई बात समझ में, कर लोगे? ठीक है, एक बार लेकिन देख लेना बच्चे, इसी में फंसते हैं। इकोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन ग्रोथ मॉडल है, इसको केवल अच्छे से कर लेना। डन, चलो ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, गुड नाइट।